हमने एक्चुअली हमारे रिसर्च टीम ने ये एस्टिमेट किया है कि अगले 10-20 साल के लिए दुनिया में 4 रुझान हैं। एक है डेमोग्राफिक्स, दुनिया में लोगों की उम्र बढ़ रही है, बहुत तेज़ी गति से दुनिया बूढ़ी हो रही है। दूसरा है डी ग्लोबलाइजेशन। तो पिछले 40-50 सालों से दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। इट वॉज बिकमिंग वन कंट्री। एक्चुअली यहाँ पे जो लोग थे पहले 30-40 साल पहले, तो उनको पता होगा कि अमेरिका से आने वाले लोगों का बहुत आकर्षण था, क्योंकि ये सब लेके आते थे हमारे लिए, परफ्यूम लाते थे, चॉकलेट लाते थे। लेकिन अब ये सब चीज़ों का आकर्षण नहीं रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइज हो गया है, ये सब जगह सब चीज़ें मिलती है। तो दूसरा रुझान है कि डी ग्लोबलाइज होने वाला है। तीसरा है डिजिटलाइजेशन। हर एक कारोबार को डिजिटल रणनीति चाहिए, डिजिटल स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो रही है। और चौथा है डीकार्बनाइजेशन। वातावरण में हमको कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है। क्लाइमेट साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर हमने ये नहीं किया तो अगले 100 साल में 2 या 3 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उससे बहुत नुकसान हो सकता है। मुंबई जैसे शहरों में पानी आ जाएगा, फ्लडिंग हो जाएगा। तो डीकार्बनाइजेशन का एक रुझान है। तो ये 4 रुझान है। जब हमने पूरी दुनिया को देखा तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको ये 4 ट्रेंड्स से कोई फ़ायदा होता हो, नुकसान ही हो रहा है। मैं चाइना का उदाहरण दूँ आपको। चाइना में डीग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि पिछले 30 सालों से चाइना को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था। ये जो चाइना में फैक्ट्री लगी, जो चाइना में जीडीपी की बढ़ोतरी हुई, उसका एक ही मूल कारण था कि ग्लोबलाइज हो रही थी दुनिया। चाइना में डेमोग्राफिक्स का भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने 30-40 साल तक 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, और ज़बरदस्ती लोगों को सिर्फ एक ही संतान करने की परमिशन दी थी। तो उससे अभी चाइना का जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी गति से उम्र उनकी बढ़ रही है, और जो औसत आयु है चाइना में वो करीबन 40 साल के करीब पहुंच गई। इंडिया में वो 27 साल के आसपास है, और हमारे यहाँ 40 साल होते होते और 4-5, 50-60 साल हो सकते हैं। तो बहुत समय है। तो अगर आप कोई भी देश देखें तो ये चारों ट्रेंड से नुकसान हो रहा है। एक ही देश है पूरी दुनिया में जिसको चारों में फ़ायदा हो रहा है, और वो है भारत। तो ये जो विचार आया हमें, उस पे हमने फिर और काम किया, और उसका नतीजा ये रिपोर्ट है जो हमने लिखी थी और अक्टूबर में छपी। उसको पूरा 1 साल लगा एक्चुअली करने को। थोड़ा मेरा भी मैं समय उसको दे नहीं रहा था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में फिर तीव्र गति से हमने काम बढ़ा दिया, क्योंकि हमें लगा कि ये समय सही है ये रिपोर्ट के लिए। और अब पूरी दुनिया इंडिया की ओर देख रही है, भारत की ओर देख रही है। और इसके ये जो भारत का जो आगे आने वाला समय है, ये 3 स्तंभों पे खड़ा है हमारे हिसाब से। तो पहला स्तंभ है ऑफशोरिंग का। अब जैसे चाइना बनी दुनिया के लिए कारखाना, अब इंडिया बनने की दुनिया के लिए कारखाना। लेकिन उसके पहले इंडिया ऑलरेडी बन चुकी थी दुनिया के लिए ऑफिस। और हमने देखा कोविड में बहुत सारे जो नौकरियां थी अमेरिका में और यूरोप में, वो भारत शिफ्ट हो गई। क्योंकि कोविड में क्या हुआ कि जो सीईओ है मल्टीनेशनल कंपनी का, वो वर्क फ्रॉम होम, घर से काम के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो गए कि घर से आप काम कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा भी हो गया, क्योंकि लोग और ज़्यादा काम करने लगे। आपका जो ट्रैवल टाइम था वो कम हो गया ऑफिस आने जाने का, और वो 2 घंटे जो बचते थे वो आपने और काम करने में लगा दिए। तो वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर बन गया है। अब अगर आप फ्लोरिडा में हो या अमेरिका में हो या मुंबई में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुंबई में काम करने का फ़ायदा बहुत है, क्योंकि उसमें खर्चा कम होता है।
तो पिछले 2 सालों में, कोविड के 2 साल में, कोविड तो सबके लिए बहुत बुरी खबर थी, लेकिन कोविड की जो सिल्वर लाइनिंग थी वो ये थी कि इंडिया में कुल मिला के 10 लाख नई नौकरियां हुई जो मल्टीनेशनल कंपनीज लेके आई, जिन्होंने अपने ऑफिस का काम मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली वगैरह जगहों पे शिफ्ट किया। तो अब आगे जाके हमें लगता है कि ये जो रुझान है और तेज़ी से बढ़ेगा और अगले 10 सालों में हमारा अनुमान ये है कि कुछ 60 लाख और नौकरियां भारत में खड़ी होंगी, जस्ट बिकॉज इट इज़ बिकमिंग द ऑफिस टू द वर्ल्ड। और ये Y2K अभी मुझे नहीं पता है यहाँ पे कितने लोगों को याद है, लेकिन जब 2000 का साल आने वाला था तब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करनी थी और वहाँ पे इंडियन इंजीनियर्स ने बहुत काम किया था और उस वक्त अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बनी थी। तो उससे भी बड़ा ये खेल है और बड़ी तेज़ी गति से लोग ऑफिस बना रहे हैं, मुंबई में बना रहे हैं, दिल्ली में बना रहे हैं, पुणे में बना रहे हैं, नागपुर में भी बनेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मुंबई में फिर लेबर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग नागपुर आ जाएंगे। तो ये एक ऑफशोरिंग है। दूसरा है कि हम अब आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग में भी, मैंने पहले भी ये बात कही थी आशुतोष से, कि मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोग्रेस होगा। अब इसमें ज़्यादातर श्रेय मेरे हिसाब से सरकारी नीतियों को जाता है, क्योंकि हम लोग ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट काटा। एक्चुअली सरकार ने ये अनुमान किया कि 2 चीज़ों पे भारत पीछे है, एक तो हमारे टैक्स रेट ज़्यादा है और दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज़्यादा है। तो पहले तो टैक्स रेट कम कर दिए उन्होंने सितंबर 19 में, सबको याद होगा। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आ गया तो काम थोड़ा थम गया, लेकिन कोविड के दरमियान उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI जिसे हम कहते हैं, वो चालू कर दिए। तो PLI में क्या होता है कि जो कंपनी इन्वेस्ट करती है उनको अपने सेल्स का 5% सरकार एक इंसेंटिव की तरह देती है। तो सरकार का अनुमान है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो बाकी एशियन देशों से 5% ज़्यादा है। तो उन्होंने ये 5% उनको वापस कर दिया कि ये देखो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बन जाएगा तब तक ये आप रख लो। तो हम लोग अब एशियन कंट्रीज़ जैसे वियतनाम है, साउथ कोरिया है, चाइना है, उनके मुकाबले में हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो अभी काफ़ी कम हो चुका है। इनफैक्ट इंडिया का लेबर कॉस्ट अब चाइना से आधा हो गया है। चाइना का लेबर कॉस्ट बढ़ने के कारण इंडिया का नहीं बढ़ा है उतना, इंडिया का कम भी नहीं हुआ है, लेकिन चाइना का काफ़ी बढ़ गया है। और ये होता ही है, जब कोई भी देश की GDP बढ़ जाती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, उनके लेबर कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो अब हम यहाँ से, जैसे मैंने वो MNC सेंटिमेंट इंडेक्स के बारे में बताया कि अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनी की बोर्ड्स हैं, और पिछले 4-5 महीनों से मैं इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज से बात कर चुका हूँ, सब लोग भारत के बारे में सोच रहे हैं कि भारत में हम कहाँ पे कारखाना लगाएं, कहाँ पे हम फैक्ट्री खोलें और किस मात्रा, किस साइज़ में खोलें, किस लेवल पे खोलें और कहाँ से हम शुरू करें। तो ये सरकारी नीतियों का एक इसमें कंट्रीब्यूशन है। दूसरा है हमारा खुद का बाज़ार, हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत ही आकर्षक है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए, क्योंकि बाकी देशों में डेमोग्राफिक्स ख़राब होने के कारण उनके यहाँ ग्रोथ स्लो हो रहा है, धीमी गति हो रही है ग्रोथ की, जबकि भारत में ग्रोथ बढ़ रहा है। तो यहाँ के मार्केट को एक्सेस करने के लिए फैक्ट्री लगाना ज़रूरी हो गया है। तो ये 2 कारण मिलके भारत आगे जाके इंपोर्ट कम करेगा। हम लोग अभी चाइना से बहुत इंपोर्ट करते हैं, हम खुद बना नहीं पाते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने आज से 3-4 साल पहले बात की थी आत्मनिर्भर भारत की, वो अब हम देखेंगे हमारे आँख के सामने अगले 10 सालों में कि इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लगेंगी जैसे आपने कभी नहीं देखा है। और इसके कारण, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है वहाँ पे जो हम आज कुल मिला के $450 बिलियन का उत्पादन करते हैं, वो अगले 10 साल में
$1.5 ट्रिलियन हो जाएगा और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 15-15.5% जो है अभी, उससे बढ़ के 21% हो जाएगा। तो ये एक स्तंभ है ऑफशोरिंग का। दूसरा स्तंभ है डिजिटल इंडिया का। दुनिया में और कहीं पे भी ये नहीं हो रहा है जो भारत में हो रहा है, और हम लोग सब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन विदेशी निवेशक है वो नहीं समझते हैं। मेरा बहुत समय इसमें समझाने में जाता है इंडिया स्टैक के बारे में। तो मुझे पता नहीं आप लोगों को इंडिया स्टैक पता है कि नहीं, लेकिन सबको आधार तो पता है। तो आधार इंडिया स्टैक के फाउंडेशन पे है, जो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आज हमारे अंगूठे के प्रिंट से या रेटिना स्कैन से हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि मैं बोलूं कि मैं रिदम देसाई हूं, मैं मेरा थंब इम्प्रिंट डालूं और आधार सिस्टम ये मुझे बताएगा कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। उसके ऊपर हमने ई साइन बनाया, जैसे हम क्लाउड में अब सिग्नेचर कर सकते हैं, फिजिकल सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने क्लाउड स्टोरेज बनाया, डिजी लॉकर, सबके फ़ोन में डिजी लॉकर रहता है, तो वहाँ पे हम सब क्लाउड में अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं। उसके ऊपर हमने पेमेंट सिस्टम बनाए, तो आपने यूपीआई देख लिया, जीएसटी आ गया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम आ गया, जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट स्कीम आ गया, जो सरकार यूज़ करती है डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र के लिए। तो बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स ये इंडिया स्टैक पे आ गए। तो ये 4 लेयर बन गए थे। 2017 में हमने डिजिटल इंडिया पे एक रिपोर्ट लिखा था ये 4 लेयर के बारे में बात करने की। अब पिछले 1 साल में इस पे और 3 लेयर आ गए हैं। तो पहला आया है ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो जैसे ये पूरा अपना जो मार्केट प्लेस है इंडिया में, वो टोटली चेंज होने वाला है ONDC के कारण। आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाए तो आपको एक बंडल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। आप तय नहीं कर सकते कि कहाँ से आपको सामान मिलेगा, आपको क्या सामान मिलेगा, आप उस सामान के लिए भुगतान कैसे करेंगे और वो सामान आपके घर कैसे पहुँचेगा। ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट नक्की करती है आपके लिए, और फिर आप वहाँ पे खरीदी करके आपके घर पे सामान आ जाता है। ONDC में आप तय करेंगे आपको कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है, कैसे आप उसका पेमेंट करोगे और कैसे वो आपके घर पहुँचेगा। तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुआ है। ये जो आर्किटेक्चर है ONDC का, वो इंडिया के लिए यूनिक है, पूरी दुनिया के लिए यूनिक है। और इससे हमारा ये मानना है कि आज पूरा मार्केट प्लेस उथल पुथल हो जाएगा। और जो मैं गोरे इन्वेस्टर्स को जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो ये है कि आप समझो आगरा के बाहर ठेले वाला बैठा है ताज के बाहर और कुछ सामान बेच रहा है, तो वो ठेले वाला अब ONDC पे आके अपना सामान किसी को भी बेच सकेगा, भारत में और भारत के बाहर, जो अब तक पॉसिबल नहीं था। आपको ताज जाना पड़ता था और फिर वहाँ से आप बाहर निकल के वो ठेले वाले से आप खरीद सकते थे। तो ये ONDC का पावर है। तो इसमें छोटे से छोटे जो मर्चेंट है, उनका जो धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है, वो बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा जो लेयर लग रहा है इंडिया स्टैक पे वो है ओपन क्रेडिट इनेबल्ड नेटवर्क। तो ये जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज जो काम हो रहा है उसमें बदलाव लाएगा। तो आज तक हमारी बैंक हमें लोन देने के लिए एक सिक्योरिटी मांगती थी, आप अपना घर सिक्योरिटी की तरह रखो फिर आपको लोन मिलता है, आपकी फैक्ट्री को सिक्योरिटी रखो तो आपको लोन मिलता है। अब पूरा जो लोन का सिस्टम है वो कैश फ्लो बेस्ड हो जाएगी, क्योंकि इंडिया स्टैक पे आप जो पेमेंट करते हो, आप जो टैक्स भरते हो, उसके सब रिकॉर्ड्स हैं। आपने अगर वो रिकॉर्ड बैंक को दे दिए तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से बैंक ये तय करेगा कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है। तो वापस वही ठेले वाले एग्जाम्पल, वो ठेले वाला आज कोई बैंक से लोन नहीं ले सकता है क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी है नहीं। लेकिन अब ओकन के कारण
वो बैंक से लोन ले सकता है, तो वो जो मनी लेंडर है वो यहाँ से सिस्टम से बाहर हो जाएगा और बैंक से वो लोन ले पाएगा, और इसके कारण क्रेडिट ग्रोथ में काफ़ी तेज़ी आएगी। मैं वो उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। और तीसरा जो लेयर लग रहा है वो हेल्थ के क्षेत्र में है, हेल्थ आईडी, जो प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले बात की थी। तो उसके कारण हमारा जो इंश्योरेंस सिस्टम है, अपना जो हेल्थ सिस्टम है, वो पूरा बदल जाएगा। तो ये 3 लेयर अपने इंडिया स्टैक में लग रहे हैं, और उसके कारण इंडिया में जो ग्रोथ रेट है उसके कारण काफ़ी इसमें बदलाव आ सकता है। और ये बड़ा यूनिक है, ये स्तंभ इंडिया को यूनिक है, कहीं और दुनिया में ये है नहीं। और मैंने जब पिछली बार नंदन नीलेकनी से बात की थी तो बोल रहे थे कि 50 देश हैं जो ये हमसे कॉपी करना चाहते हैं, और हम सबको देने के लिए तैयार है। ओपन आर्किटेक्चर है, ओपन सोर्स कोड है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तीसरा जो स्तंभ है वो ऊर्जा के क्षेत्र में है। हमारा जो पूरा ऊर्जा का क्षेत्र है वहाँ पे एक बदलाव आ रहा है। अब पहले क्या था, आज से 10 साल पहले, कि हमारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आता है आपकी आमदनी बढ़ जाती है, आपका ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये एक सर्कुलर है, एनर्जी आने से ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो पहले तो ऊर्जा का एक्सेस ही नहीं था। तो पिछले 10 सालों में हमारे देश में हर एक गांव में, अब 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं ये देश में, सबके पास अब ऊर्जा का एक्सेस है। दूसरा ये है कि हमारा जो ऊर्जा की जो खपात है वो बहुत ही कम है। अब प्रतिदिन प्रति आदमी हमारे देश में करीबन 800 वॉट एनर्जी की कंजम्पशन है। तो 800 वॉट मतलब यहाँ पे जो है इतने, यहाँ पे करीबन 50 बल्ब या 75 बल्ब लगे हुए हैं, उसमें से 7-8 बल्ब में से आपको 800 वॉट मिलेंगे। तो उतनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। अब सिर्फ तुलना के लिए आपको मैं बता दूं कि अमेरिका में हर एक आदमी प्रतिदिन 9000 वॉट की एनर्जी कंजम्पशन करता है। और 9000 वॉट का क्या मतलब है कि एक हाथी, अफ्रीकन हाथी, जिसका वज़न करीबन 5 या 6 टन होता है, वो 1400 से 1500 वॉट दिन की एनर्जी खाने में इस्तेमाल करता है। मतलब 5 या 6 हाथी के बराबर एक आदमी अमेरिका में ऊर्जा की खपात करता है, उतने ही लेवल। और ये इसमें खाने को तो छोड़ता नहीं हूँ, खाने का और 1000 वॉट आप ले लीजिए तो वहाँ पे 10,000 वॉट है। इंडिया में तो सिर्फ 150 वॉट का खाना होता है, क्योंकि यहाँ पे तो 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रात को खाना नहीं मिलता है, वो दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं। तो औसत के तौर पे हमारे यहाँ सिर्फ 950 वॉट की एनर्जी कंजम्पशन है, जिसमें 800 वॉट नॉन फूड है और 150 वॉट फूड की है। अब 10 साल में हमारे ये मानना है कि ये 60% से बढ़ के करीबन 1500 वॉट के आसपास पहुंच जाएगी। 1500 पे भी ये नंबर काफ़ी कम रहेगा अमेरिका की तुलना में, लेकिन ये जो 60% 60% का जो राइज़ आने वाला है वो बहुत ही बड़ा राइज़ है। बहुत कम समय में ये बढ़ जाएगा। और इतना, और बहुत सारी बार ये ह्यूमन हिस्ट्री में देखा नहीं गया है कि एक ही 10 साल के पीरियड में इतना एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है उसमें से करीबन 70% एनर्जी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से लाएंगे, ज़्यादातर सोलर से, सूर्य की ऊर्जा से। ये फॉसिल फ्यूल से नहीं आएगा। लेकिन बात ये और एक इसमें एक जुड़नी चाहिए मुझे कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, जो कोल से और तेल से चल रही है एनर्जी की ऊर्जा की उत्पादन, वो कम नहीं होगी, वो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल है या रिन्यूएबल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी
या ऊर्जा की जो कंजम्पशन वो बढ़ रही है। अगर आप जर्मनी में देखेंगे तो ये जो पेरिस अकॉर्ड सब लोग ने जो साइन किया है, जिसमें हम लोग को सबको फॉसिल एनर्जी की उत्पादन को रोकना है या कम करना है, तो जर्मनी में क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, इसलिए उनको सब फॉसिल कैपेसिटी बंद करनी पड़ेगी। इंडिया में ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसरप्टिव नहीं है इंडिया के लिए। लेकिन इसका जो फ़ायदा है इंडिया को, वो अनेक स्थानों में दिखेगा आपको। आपका जो महंगाई का दर है वो ऊपर नीचे होते रहता है तेल के भाव के कारण, तो वो बंद हो जाएगा क्योंकि हमारी जो तेल की इंपोर्ट्स है वो काफ़ी कम हो जाएगी। फिर अगर आप देखोगे कि ये जो हम लोग सालाना 1000 मिलियन टन का हमारा तेल का इंपोर्ट है, करीबन आज के तेल के दाम से कुछ ये 8 या 9 बिलियन 80 या 90 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है, तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो उसके कारण अपने इकोनॉमी पे, अपनी अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव असर आएगा। तीसरा जो होगा कि जो अपने शहरों में पोल्यूशन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन ये 3 स्तंभों पे भारत का फ्यूचर खड़ा है। पहला, जैसे मैंने कहा, ऑफशोरिंग। हम दुनिया की ऑफिस बन रहे हैं और दुनिया का कारखाना बन रहे हैं। दूसरा है डिजिटल इंडिया स्टैक, जो इंडिया के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, और जिसके कारण हमारे लोग इंडिया स्टैक के कारण हम जैसे अब भुगतान करते हैं वो बदल गया है, हम जैसे इन्वेस्ट करते हैं वो बदल गया है, अब आगे जाके हम जैसे खर्चा करेंगे वो बदल जाएगा, हम जैसे लोन लेते हैं वो बदल जाएगा, हम जैसे इंश्योरेंस करते हैं वो भी बदल जाएगा। और तीसरा जो स्तंभ है वो ऊर्जा के क्षेत्र में जो कंप्लीट एनर्जी ट्रांजिशन है वो हो रहा है। तो ये 3 स्तंभों पे भारत को मैं जैसे कहता हूँ क्विंटेसेंशियली सेल्फ हेल्प स्टोरी, खुद की मदद कर रही है भारत, अपने आप को हेल्प कर रही है आगे जाने के लिए। हम लोग दुनिया पे निर्भर नहीं रहे अभी, पहले बहुत निर्भर थे, तो दुनिया में उथल पुथल होती थी, यहाँ पे भी हो जाती थी। 2022 का जो उदाहरण है वो अब बार बार आप देखोगे। भले ही फेड अपने ब्याज के दर बढ़ा रहे हैं, भले ही तेल का दाम बढ़ गया, भले ही अमेरिका और यूरोप में रिसेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि हम अपने आप को, वी आर हेल्पिंग आवर सेल्व्स। ये जो 3 स्तंभ है वो 4 बुनियाद पे खड़ी है। पहला है आधार, जिससे आप सब आई थिंक एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद इट। दूसरा है COP26 जो पेरिस में अकॉर्ड हुआ था क्लाइमेट के क्षेत्र में। तीसरा है डीग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। ये दुनिया जो पिछले 40 साल से थी वो बाइपोलर थी। चाइना पूरी दुनिया के लिए गुड्स बनाता था, अमेरिका पूरी दुनिया का खपात सेंटर था, कंजम्पशन सेंटर था। अब ये सब चेंज हो रहा है, चाइना से प्रोडक्शन बाहर निकल के और बाकी देशों में जा रहा है, इंडिया में आ रहा है, वियतनाम जा रहा है, कोरिया जा रहा है, मेक्सिको जा रहा है, और कंजम्पशन भी अमेरिका से बाहर होके दूसरे देशों में जा रहा है, जैसे कि इंडिया में आ रहा है। तो ये तीसरा है। और चौथा फाउंडेशन इसमें सरकारी नीतियों का है, जिसका मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा योगदान है। तो ये 4 बुनियाद पे ये 3 स्तंभ खड़े हैं, जिस पे भारत का आने वाला कल हमें बहुत आकर्षक लग रहा है। और हमने ये रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की है, लेकिन 3-4 जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए वो मैं यहाँ पे समराइज़ करता हूँ। तो पहली बात ये है कि हमारे हिसाब से जो हमारा GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, वो आज के दिन में कुछ 3.5 खरब रुपये है, 3.5 ट्रिलियन, सॉरी नॉट रुपये लेकिन डॉलर, 3.5 ट्रिलियन US डॉलर्स।
तो बढ़ के हमारे हिसाब से 10 साल के अंदर 7.5 या 8 ट्रिलियन डॉलर के बीच में आ जाएगा, जिसके कारण इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो आज करीबन 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, वो 3 गुना होके करीबन 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आ जाएगा। और ये एक, मैं यहाँ पे चाइना के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि चाइना की भी इकोनॉमी बहुत बड़ी है पिछले 20 सालों में, लेकिन चाइना का मार्केट कहीं नहीं गया है। चाइना का स्टॉक मार्केट वहीं का वहीं है जहाँ 2007 में था। और उसका कारण ये है कि चाइना में जो एंटरप्रेन्योर है वो कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल पे फोकस नहीं करता है। हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है वो पूरे बैलेंस शीट पे फोकस करते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट पे नहीं करते हैं। तो बैलेंस शीट को कैसे संभाला जाए उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है, और उसके कारण रिटर्न ऑन कैपिटल सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है, और उसके कारण हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनते हैं। दूसरा एक देश है जहाँ पे ये होता है, वो है अमेरिका। तो अगर आप देखोगे पिछले 5, 10, 15, 20, 25 साल का अगर आप इतिहास देखोगे तो इंडिया दुनिया की 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, चाइना के पीछे। बट इंडिया टॉप 5 मार्केट्स में भी है, ये सभी टाइम फ्रेम में 5, 10, 15, 20, 25 साल में। चाइना नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, चाइना टॉप 20 में भी नहीं है। और दूसरे 2 मार्केट्स जो हमारे साथ खड़े हैं वो डेनमार्क और यूएस, कंसिस्टेंटली टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स दुनिया में डॉलर टर्म में। तो ये हमें लगता है कि ये रिकॉर्ड जारी रहेगा इंडिया का। तीसरा जो मैंने कहा था कि क्रेडिट ग्रोथ में हमें काफ़ी तेज़ी लग रही है। तो बैंक क्रेडिट आज अगर देखोगे तो आई थिंक संजीव जी ने ये बात कही थी उनके टॉक में कि भारत में प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी आज करीबन 57% है, 46% कॉर्पोरेट सेक्टर में है और हाउस होल्ड क्षेत्र में 12% के आसपास है। कुल मिला के 57-58 के करीब है। अब चाइना में वो नंबर 225% है, 225%। अमेरिका में 200% है। अब जब लोन लेते हो ना, उसका मतलब ये है कि आपने अपना भविष्य खर्च लिया। लोन का यही मतलब होता है, यू हैव स्पेंट योर फ्यूचर। तो अपनी जीडीपी की तुलना में चाइना ने अपना दुगना फ्यूचर ऑलरेडी खर्च कर लिया है। भारत ने इतनी क्रेडिट ली नहीं है, हमारे यहाँ क्रेडिट कल्चर हुआ नहीं है, लेकिन अब जाके होएगा। बिकॉज जैसे मैंने समझाया कि बैंक क्रेडिट जैसे ही आपको कैश फ्लो के बेसिस पे मिलेगा तो एक क्रेडिट बूम आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो है क्रेडिट का वो काफ़ी लो है, 57% है। यहाँ से 100% होने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और अगर आप बहुत ही सिंपल हिसाब करो तो इसका ये मतलब है कि क्रेडिट ग्रोथ करीबन 15 या 20% सालाना रहेगी अगले 10-15 साल के लिए। तो ये एक तीसरी बात है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका असर हमारे सबके इनकम पे पड़ेगा। तो आज अगर आप इंडिया की हाउस होल्ड इनकम पिरामिड देखें तो कुछ ऐसे उसका शेप है, कुछ ऐसा है। यहाँ पे सब गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में गरीब है, और यहाँ पे अमीर लोग हैं, सबसे कम अमीर है। अब मैं यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। $35,000 से अगर ज़्यादा घरेलू इनकम है तो उसको हम अमीर कहते हैं। कुल मिला के 50 लाख हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, 50 लाख घर हैं ऐसे इंडिया में जो दुनिया की स्टैंडर्ड के हिसाब से अमीर है, और जो नीचे बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास 6 करोड़ घरें हैं। अब ये जो सब बदलाव आ रहा है उसके कारण हाउस होल्ड इनकम पिरामिड जो है वो कुछ ऐसा है, वो ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, जो अमीर लोग हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये 50 लाख जो अमीर घरें हैं हमारे एस्टिमेट के हिसाब से ये कुछ 2.5 करोड़ हो जाएंगे अगले 10 साल में। और जो बीच में मिडिल इनकम ग्रुप है जो आज 6 करोड़ है वो कुछ 17 करोड़ हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया में सबसे आकर्षक मार्केट प्लेस इंडिया का होगा।
इसलिए आपने देखा होगा, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर के महीने में लुई विटॉन, कार्टियर दोनों ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इनका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। आप समझो, आज 5 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास कैपेसिटी है लुई विटॉन पर्स खरीदने की, वो 25 मिलियन होने वाली है। 2.5 करोड़ हाउस होल्ड्स और घर जो $35,000 से ज़्यादा आमदनी रखते हैं, ऐसे देश मिलना मुश्किल है। और हमारे देश में तो ये नंबर आगे जाके और बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आएगा, हर एक के घर में जो आमदनी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये सब आने वाले समय में हमें लगता है होने वाला है, और आई कांट हेल्प बट फील वेरी बुलिश।